A very good morning to one and all. I, Sushma Parekh from Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today, we will discuss about Indian national movement from 1857 to 1947, semester 4. इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव के विशिष्ट घटना का नाम ही इतिहास है या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक साक्ष्यों को तथ्य के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। इस कक्षा के अंदर हम सामान्य जागरूकता के लिए 1885 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का कालक्रम देखेंगे। 1985 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। सबसे पहले पहला युद्ध जो इंडियंस ने ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ा था वो था रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके अंदर सभी हिंदू मुस्लिम ने एकजुट होकर भारत को आज़ादी दिलाने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसके अंदर उनकी विजय नहीं हुई थी। पर हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी बंद होकर डायरेक्ट रूल ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था, ब्रिटेन की क्वीन के हाथ में चला गया था। इंडियन नेशनल मूवमेंट। नेशनलिज्म का मतलब आप लोगों को पता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि राष्ट्रीयवाद मतलब कि अपने देश के लिए प्यार और सम्मान। लव टुवर्ड्स वंस ऑन कंट्री, अपने कंट्री को सब अदर कंट्रीज से ऊपर समझना, ये होती है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की भावना जैसे ही जागरूक हुई वैसे ही लोगों में आ गया कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है। 1985 ईस्वी में बंगाल 1905 में जब बंगाल का विभाजन की घोषणा हुई थी, जो कि लॉर्ड कर्जन ने करी थी, उसके अंदर उसका मेन मोटिव ये था कि इंडियंस के अंदर डिवीज़न डाले, हिंदू और मुस्लिम के अंदर डिवीज़न डालकर वो ब्रिटिशर्स राज करना चाहते थे। और 1906 के अंदर भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया गया। दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा आंदोलन के चिन्ह करने के लिए महात्मा गांधी ने शब्द सत्याग्रह को प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया। तभी बंगाल के विभाजन के सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दे दिया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब अंगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया। 1907 में सूरत में स्प्लिट हुआ, जो कि एक कांग्रेस जो है ये दो भागों में बांटा गया, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का फेस 1985 से 1905 तक चला। मॉडरेट्स जिसके अंदर दादा भाई नौरोजी जैसे अच्छे नेता आते हैं, इनका मानना ये था कि हम इंडिया को फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स और पीसफुल मेथड्स के थ्रू ही दिला सकते हैं। ये बिलीव करते थे डिस्कशन में, डिबेट में, पिटिशन में, इन सब में। और इसी कारण से जो दूसरा ग्रुप था एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करता था इसके अगेंस्ट कि हमें लड़कर अपना हक मांगना चाहिए, ब्रिटिशर्स को मारो और उन पे बॉम्ब फेंको ताकि उनके अंदर भी दहशत बने और वो यहाँ से इंडिया छोड़कर बाहर चले जाएं। इसके जो मेन लीडर्स थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इनका जो मेथड था वो था मिलिटेंट मेथड। इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ
जो डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स थी, ये थी लेजिस्लेटिव थ्रू का डिमांड करना, रिफॉर्म्स के थ्रू डिमांड करना। बट मॉडरेट्स की एक मेन बेनिफिशियल ये था कि ये एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे, और इसके लिए वो ब्रिटिशर्स के साथ में मिलकर अपने देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। और जैसे ही वो मिलना चाहते, वो अंदर घुसे और उनको पता चला कि ब्रिटिशर्स कितने ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही हैं इंडिया को। पूरी की पूरी जैसे ड्रेन थ्योरी है जो बुक, उसके अंदर भी मेंशन किया हुआ है कि ना सारा का सारा जो इंडिया का गोल्ड था, इंडिया एक सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, ब्रिटिशर्स ने इसको खोखला कर दिया और सब कुछ लूट कर ब्रिटेन चले गए। और ये मॉडरेट्स ने लोगों में बात फैलानी शुरू करी ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना बढ़े। तभी जो जैसे ब्रिटिशर्स हैं, वो उनका जुडिशियल सिस्टम बहुत गलत था, पार्शियल था, इंडियंस को ज़्यादा पनिशमेंट देते थे और ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी नहीं। इंडियंस जब हाई पोस्ट से हटाई जाती थी और हाई पोस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी करते थे, तब इंडियंस को रियलाइज़ हुआ कि कितना ब्रिटिशर्स हमारे साथ में गलत कर रही हैं। तभी एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की। गांधी जी इंडिया 9 जनवरी 1915 में आए थे, और तभी उन्होंने आकर यहाँ पे एक बहुत बड़े आंदोलन से वो आए थे, जो कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने शुरू किया था। और साउथ अफ्रीका के लोगों को, जो ब्लैक इंडियंस हैं या फिर जो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी और इक्वलिटी रेज अप करी थी विद द मीन्स ऑफ सत्याग्रह। तो जब वो इंडिया आए और उन्होंने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी से डिस्कशन किया, उसी टाइम पे उन्होंने कहा कि आप 1 साल के लिए भ्रमण करो, भारत को भ्रमण करो। वो 1 साल के लिए जब भारत भ्रमण करते हैं, उसमें उनको लगता है कि ब्रिटिशर्स हम पे इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस ये राज करने दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम पे राज करो, तभी वो राज कर रहे हैं। अगर इंडियंस चाहें तो एकजुट होकर उनको बाहर निकाल सकते हैं और 1 साल के अंदर अंदर इंडिया एक आज़ाद कंट्री के रूप में सामने आए। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंडियंस के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। गांधी जी के मेथड जो थे सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य, ट्रुथ। आग्रह, इंसिस्ट टू होल्ड फास्ट। सत्य के थ्रू हमें आग्रह करके अपनी चीज़ को मनवाना। सत्याग्रही का मतलब ये नहीं कि वो डरपोक है, इसका मतलब ये है कि वो फियरलेसलेस, ट्रुथफुल तरीके से आगे बढ़ रहा है और उसके अंदर कोई भी उसका सामना कर सकता है और वो सामने का डटकर मुकाबला करेगा। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, जो कि हम माइंड से भी किसी को किल ना करें और ना ही किसी को के बारे में गलत सोचें, नॉर थॉट, वर्ड और डीड। देन गांधी जी ने प्रमोट किया स्वदेशी के अंदर था कि उन्होंने खादी और चरखा जैसे 2 चीज़ों को आगे बढ़ाया, जिसके थ्रू इंडियंस में सेल्फ सफिशिएंसी आए और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करी। 4th था मास मूवमेंट। गांधी जी सबको इकट्ठे लेके चलते थे। उनके मन में था कि हम जितनी ज़्यादा अवेयरनेस, जागरूकता लोगों में फैलाएंगे ब्रिटेन के लिए या ब्रिटेन के अगेंस्ट, तभी लोग एकजुट होकर सामने आएंगे और हमें हेल्प करेंगे ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने में। तो वो मास मूवमेंट में बिलीव करते थे। जब वो 1915 में आए और 1916 में एक चंपारण सत्याग्रह कंडक्ट किया। चंपारण एक गांव है जिसके अंदर प्रेजेंट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी, क्रॉप फेल हो गई थी और साथ ही जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे रेंट जो ले रहे थे। गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और ब्रिटिशर्स ने उनका जो रेंट है वो माफ़ कर दिया और उन्होंने इसमें भी सक्सेस गेन करी। फिर आता है खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1917 के अंदर कंडक्ट हुआ था, जिसके अंदर
लेबरर्स को फोर्स किया जा रहा था कि भी वो इंडिगो क्रॉप को ग्रो करें, जो कि इंडिगो ब्रिटेन के अंदर एक्सपोर्ट हो सकती है और इनका कोई बेनिफिट नहीं था पीजेंट्स का। जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ गलत है, तभी गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया और अचीवमेंट गेन करी। देन आपका आता है अहमदाबाद मील स्ट्राइक। अहमदाबाद मील स्ट्राइक के अंदर लोगों की कंडीशन मिजरेबल थी और वेजेस बहुत ही लो थी। तभी वहाँ के जो हेड हैं उन्होंने गांधी जी को इनविटेशन दिया कि आप आओ और हमारी हेल्प करो, और उन्होंने अहमदाबाद मील स्ट्राइक वर्कर्स के लिए सत्याग्रह शुरू करवाया। फिर बाद में जैसे ही ये सारी चीज़ें होती है, रॉवलैक्ट एक्ट आता है। रॉवलैक्ट एक्ट जो है वो 1919 में लेजिस्लेटिव एक्ट के थ्रू, लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू लेजिस्लेटिव एक्ट पास हुआ था मार्च 18, 1919 में। द बेसिस ऑफ सस्पिशन, गांधी जी ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट पास किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू कि किसी भी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन वो बिहाइंड द बार पुट कर सकें, और ये एक ब्लैक लॉ भी कहलाता है बिकॉज इसके अंदर इसको पास करने के बाद में एक बहुत बुरा एक हत्याकांड हुआ था जो कि जलियांवाला बाग के अंदर कंडक्ट हुआ था। जलियांवाला बाग के अंदर और 13 अप्रैल 1919 के अंदर 2 तरीके के लोग प्रेजेंट थे। एक तो बैसाखी में सेलिब्रेट करने के लिए, और दूसरे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बाहर, जो जेल के अंदर थे, उनके लिए बाहर निकालने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए एकत्रित थे। बट तभी जनरल डायर आया और उन्होंने एक ही एग्जिट गेट था उसको क्लोज करवा के ओपन फायर शुरू करवा दी। जैसे ही ओपन फायर शुरू करवाई, इनोसेंट बच्चे थे, इनोसेंट वुमेन, मैन, बहुत सारे उसके अंदर मारे गए। थाउजेंड्स के अंदर लोगों का मर्डर हुआ, किल्ड कर रही है उन्होंने जो जनरल डायर था। और इसके अगेंस्ट गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। खिलाफत मूवमेंट के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। खिलाफत मूवमेंट था जो कि सुल्तान ऑफ टर्की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो टर्की है वो हार गई थी, और सुल्तान ऑफ टर्की जो मुस्लिम का खलीफा एम्पायर माना जाता था, ऑटोमन एम्पायर, वो उनको ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर खिलाफा मूवमेंट शुरू कर रखा था, और यही सोच के इंडिया में भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था। और 17 अक्टूबर 1919 सेलिब्रेट होता है या ऑब्ज़र्व किया जाता है खिलाफत डे। ये और खिलाफत मूवमेंट के बाद के अंदर आता है आपका खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तभी गांधी जी ने, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। पर उनके माइंड में आया कि क्यों ना हम मोहम्मद अली और शौकत अली से हैंड मिलाकर इसको एक बड़ा मूवमेंट दे दें, और उन्होंने इसको खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नाम दिया। इसके अंदर बहुत लोग बाहर आए, सब ने एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। वुमेन, बच्चे और मैन, सब के सब एक यूनिटी के साथ में इनके अगेंस्ट लड़ने लगे। इसके अंदर मेन जो था कि उन्होंने फॉरेन गुड्स को छोड़ दिया, बॉयकट करा, स्कूल एंड कॉलेजेस को बॉयकट करा, बॉयकट किया इलेक्शंस को, और जितने भी टाइटल्स गवर्नमेंट ने या ब्रिटिशर्स ने प्रोवाइड करे थे उनको उन्होंने रिटर्न किया। लाइक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड का टाइटल है वो ब्रिटिशर्स को वापस दे दिया था, और स्वदेशी अपनाओ इसका आंदोलन लगाया गया, जिसके अंदर की खादी को प्रमोट किया गया। वुमेन की अपलिफ्टमेंट की बात हुई, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी जैसे काम करवाए गए, और एस्टेब्लिश हुआ नेशनल स्कूल्स का बढ़ाया गया।
साथ ही पर फरवरी 5, 1922 में एक हत्याकांड हुआ था चोरी चोरा के अंदर, जो कि एक विलेज है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था पुलिस स्टेशन में आग लगा के इंडियंस ने, क्योंकि उन्होंने लाठीचार्ज की थी पीजेंट के ऊपर और पीजेंट को बहुत बुरी तरीके से मारा था। और जैसे ही ये वाला इंसिडेंट हुआ, गांधी जी नहीं चाहते थे कि नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट में किसी भी तरीके की अहिंसा हो, पर जैसे ये अहिंसा हुई उन्होंने सस्पेंड कर दिया अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट सिंगल हैंडेडली। इम्पैक्ट क्या हुआ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का, ये अब हम डिस्कस करते हैं। इसका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया लोगों के अंदर, उनके अंदर एक सेल्फ एस्टीम की भावना जागरूक हुई। हिंदू मुस्लिम्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिटी इंक्रीज़ हुई और जो स्वराज की जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर भर गई। सोशल रिफॉर्म्स शुरू हुए, वुमेंस की अपलिफ्टमेंट हुई इस मूवमेंट के अंदर। देन आपका आता है साइमन कमीशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। साइमन कमीशन जिसके अंदर 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, बट सर जॉन साइमन के नेतृत्व में ये साइमन ब्रिटेन से इंडिया भेजा जाता है और इसके अंदर कोई भी इंडियन नहीं था, तो लोगों ने इसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, इसको स्वीकारा नहीं। और जैसे ये आने लगा तो ब्लैक फ्लैग लेकर लोग कहने लगे कि गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके से। बट जैसे ही वो पंजाब पहुंचा साइमन कमीशन और वहाँ पे लोगों ने बहुत बुरी तरीके से उसका प्रोटेस्ट करना शुरू किया और प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज करी और लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई उस लाठी ब्लो में। फिर आता है आपका पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज जो है नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किया था एंड ऑफ 1929, जो इसके अंदर उनका मानना ये था कि इंडिया को पूर्ण स्वराज चाहिए, ना कि एक डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस होता है कि ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि इंडिया को हम आज़ाद कर देंगे, फ्री कर देंगे, बट कंट्रोल हमारा ही रहेगा, जैसा कि हम करेंगे वही होगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। बट नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें किसी का कंट्रोल नहीं चाहिए, हम अपने आप को टेक केयर कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज 1929 में शुरू किया। और इसके बाद में आपका आता है दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है वो क्यों हुई थी, एक तो साइमन कमीशन की वजह से हुई थी और दूसरी तब बहुत ज़्यादा पैंडमिक जैसे शुरू हो रखा था, तो उसकी वजह से ये शुरू हुआ था। दांडी मार्च को हम सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं और सॉल्ट लॉ जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था उसको तोड़ने के लिए बेसिकली कंडक्ट किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 के अंदर चलकर दांडी तक पहुँचे। 6 अप्रैल 1930 में उन्होंने अपने हाथों से सॉल्ट बनाया और सॉयलेट लॉ को ब्रेक किया। सॉल्ट लॉ को हम ब्रेक किया, तभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जो है लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बॉयकॉट करा क्लोथ्स का, फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकट किया, फॉरेन गुड्स का बॉयकट किया, लिक्वर शॉप्स का लिक्वर का ब्रेक किया, सॉल्ट लॉ और अदर जो भी अनयूज लॉ टैक्स थे उसको ब्रेक किया। इसके बाद में जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई इन नवंबर 12, 1930 के अंदर, पर इंडिया से कोई भी नहीं गया। तब यहाँ पे जो वॉइस रहे थे वो थे लॉर्ड इरविन। ब्रिटेन ने उनको फोर्स किया कि आपका यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इंडिया से किसी भी या कांग्रेस से किसी भी बड़े नेता को ब्रिटेन में नहीं भेज सकते, और अगर सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस में कि कोई भी इंडिया से नहीं आया तो यहाँ आपको वापस ब्रिटेन बुला लिया जाएगा। तभी
गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिसके अंदर गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी। उसके अंदर मेन डिमांड थी कि सॉल्ट लॉ को अननेसेसरी लॉ जो टैक्स है उसको ब्रेक किया जाए, या अननेसेसरी जो लॉ गवर्नमेंट मेक कर रही है उनके लिए उसको ब्रेक किया जाए। जैसे ही उन्होंने 11 डिमांड के अंदर मेन डिमांड ये भी थी कि बेकसूर भारतीयों को जेल से बाहर निकाला जाए, और साथ में सॉल्ट लॉ जो को में से टैक्स हटा दिया जाए, जो कि दोनों ही के लिए बेसिक नेसेसिटी है, और इसलिए गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया। इरविन का कहना था कि अगर हम ये पैक्ट साइन करते हैं तो गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेंगे और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए ब्रिटेन जाएंगे। वो ब्रिटेन गए 1932 के अंदर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ पे सरोजनी नायडू जी के साथ में उन्होंने अटेंड करी मीटिंग। बट वहाँ पे जो उनकी डिमांड थी पूर्ण स्वराज की, वो ओके नहीं हुई, उसके ऊपर एग्री नहीं हुए ब्रिटिशर्स, और उन्होंने कहा कि भी ना मैं वापस जाकर इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करूँगा। उन्होंने कहा कि आप चाहे कर दो, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। गांधी जी जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने जब 1934 में अगेन रीस्टार्ट किया तो लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि लोग उन पे से ट्रस्ट उनका अपना हटा चुके थे। उन पर नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। लोगों ने अपने आप ही ब्रिटिशर्स को तंग करना या उनको बाहर निकालने की ठान ली थी, और तभी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गांधी जी ने 1942 में बॉम्बे के कांग्रेस के सेशन के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि करो या मरो का स्लोगन दिया, डू और डाई। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि अब हम इंडिपेंडेंस गेन करके रहेंगे और ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल कर रहेंगे। और लास्ट में आपका आता है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, जिसके अंदर लॉर्ड माउंटबेटन, वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे हमारे इंडिया में। उन्होंने इंडिया का जो विभाजन हुआ पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसके पर हमें आज़ादी मिल गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, और 15 अगस्त 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। ये मेन है जो चार आप पिक्चर्स देख रहे हो कि खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी जी की दांडी यात्रा, ये मेन पिक्चर्स थी। इसके साथ ही मैं ये आज का डिस्कशन इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ख़त्म करती हूँ। आज पूरा का पूरा आपको मैंने डिस्कस करके एक ब्रीफ समरी काइंड ऑफ दे दी है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अपने आगे के क्वेश्चंस के लिए आपका बहुत बहुत वेलकम है। क्वेश्चंस आपको जितने भी पूछने हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, और अपनी तैयारी कैरी ऑन रखना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।